नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल SSRA लीगल एडवाइज़र में स्वागत है। तो हम आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन लॉ के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें कि 40 फर्स्ट पार्ट में, 40 नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें 2 पार्ट बनाए जाएंगे, जिसमें 40 प्लस ही क्वेश्चन रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन लॉ, कराधान विधियाँ। तो हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन है ए 2017। 2017 में 12 अप्रैल 2017 में इसका सहमति प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा में माल गुड्स की परिभाषा दी गई? धारा 250 में। इसका ऑप्शन सी है। और भारत का संविधान का अनुच्छेद 273 जूट एवं उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदानों के साथ व्यवहार करती है। ए ऑप्शन शुद्ध अभिकथन। ए ऑप्शन है शुद्ध अभिकथन। चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके द्वारा कर संदेह है वह कहा जाता है निर्धाकरण। निर्धाकरण। एक व्यक्ति जिसके द्वारा कर संदेह वह कहा जाता है निर्धाकरण। संपदा कर अधिनियम 1957 में प्रावधानित परिभाषा के निबंधों में निर्धारित एक व्यक्ति है। ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जिसके द्वारा संपदा का संदेह हो, जिसके द्वारा संबंध में उसके द्वारा संदेह संपदा कर निर्धारित करते हुए कोई कार्रवाई की गई हो। उपरोक्त सभी जिसको वापसी की कोई धनराशि दे है। ये सब 1957 में प्रावधानिक परिभाषा के निबंधों के निर्धारित एक व्यक्ति हैं। छठवां क्वेश्चन आ जाता है। एक दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति से एक निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति तात्पर्य है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके अंतरण की ठीक पूर्ववर्ती 36 माहों से अधिक अवधि के लिए होना चाहिए। बी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन आ जाता है। पूंजी लाभ के रूप में कर दायित्व को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों समाधान आवश्यक होना चाहिए। डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी वह निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति आवश्यक होनी चाहिए। ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति अंतरित की गई अनावश्यक होनी चाहिए। अंतरण लाभ एवं अर्जन में परिणामित आवश्यक होना चाहिए। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आ जाता है। पूंजीगत लाभ को संगणक की रीति आय कर अधिनियम 1961 की धारा 48 में दी गई है। इसका ऑप्शन है शुद्ध अभिकथन। बी ऑप्शन सही है। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 से प्रवर्तन किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है शुद्ध अभिकथन, क्योंकि यह 1 अप्रैल 1962 से प्रवर्तित हुआ था। एक भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवासी है, किंतु एक विदेशी कंपनी भारत में निवासी है। यदि इसके कार्यों का नियंत्रण एक प्रबंधन पूर्णतः भारत में स्थित है, तो उसका आंसर होगा ए अशुद्ध कथन है। ये मतलब गलत कथन कहा गया है। वेतन से कटौती आयकर अधिनियम
की में दी गई है। इसका आयकर अधिनियम में वेतन के बारे में दिया गया धारा 16 में। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों कैलेंडर वर्ष की निर्धारित वर्ष 12 माहों की एक अवधि है, किंतु अंतर इस तथ्य में होता है कि इसका बी ऑप्शन सही है। एक कैलेंडर वर्ष प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी से आरंभ होता है, किंतु निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। एक कैलेंडर वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है, किंतु निर्धारण वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से आरंभ होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं 13वां क्वेश्चन पे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के निबंधों में निम्नलिखित एक आय का प्राधिकारी है। कलेक्टर। 1961 की धारा 116 के निबंधों में निम्नलिखित एक आय का प्राधिकारी नहीं है। कलेक्टर। ए ऑप्शन। संपदा कर अधिनियम 1957 के प्रावधानों के निबंधों में जानवर और वार्षिकी का अधिकार परिसंपत्ति है। अशुद्ध अभिकथन है। अब आ जाते हैं 15वां क्वेश्चन। निर्धारण वर्ष 2020-21 आरंभ होता है 1 अप्रैल 2020 को। इसका ऑप्शन है ए। 1 अप्रैल 2020 को निर्धारण वर्ष आरंभ होता है। हिंदू। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू अविभक्त परिवार HUF संपदा कर के लिए दायी है। सी आंशिक। क्वेश्चन नंबर 16वां का सी ऑप्शन सी सही होगा। आंशिक रूप से सत्य केवल वह HUF दायी है जो मिथ्याक्षर विधि द्वारा प्रशासित है, प्रत्येक HUF नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। शब्द निर्धारित जो आयकर अधिनियम 1961 के नियोजित की गई है वह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करती है। इसका डी ऑप्शन सही। उपरोक्त पर का प्रत्येक एक निर्धारण जिनके संबंध में उसकी आय का निर्धारण करने हेतु कोई कार्रवाई की गई हो, जो एक निर्धारण होना माना जाता है, जिसके व्यक्तिक्रम में एक निर्धारित होना माना जाता है। इसका 17 का डी ऑप्शन सही होगा। छूटे और अनुतोष आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 11 में सम्मिलित है। ए शुद्ध है। ये शुद्ध है, मतलब ये सही क्वेश्चन है, ये कथन शुद्ध है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय सभी आयों के सम्मिलित करती है जो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। एक भारत में प्राप्त की जाती है या प्राप्त की गई मानी जाती है। बी ऑप्शन। उसको भारत में व्युत्पन्न होती है या संचलित होती है या भारत में व्युत्पन्न होना और संचित होना मानी जाती है। अब 20वां क्वेश्चन आ जाते हैं। शब्द व्यक्ति एक व्यक्ति अभिव्यक्त हिंदू परिवार HUF और कंपनी के सम्मिलित करता है। ए ऑप्शन शुद्ध अभिकथन है। शुद्ध अभिकथन है, सही कहा गया है। एक व्यक्ति अभिव्यक्त हिंदू परिवार HUF और एक कंपनी को सम्मिलित करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 265। 21वां क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में आज देखते हैं हम। भारत का संविधान का अनुच्छेद 265 कहा जाता है कि ए ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन सही होगा। कहा जाता है कि विधि का प्राधिकार के अलावा कोई कर संग्रहित या उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। इसका ए ऑप्शन 21 का ए ऑप्शन सही है। धारा 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर धारा को पढ़ते हैं। धारा 10 के निबंधों के निम्नलिखित आय किसी व्यक्ति की एक पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करते हैं समय अपवर्जित होगी। डी उपरोक्त अभी आय अपवर्जित होंगे। 23वां क्वेश्चन। एक माना गया निर्धारित एक व्यक्ति है जो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 23वां का ए ऑप्शन सही होगा। अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारित होना माना जाता है। 23वां क्वेश्चन है। एक माना गया निर्धारित एक व्यक्ति है जो, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारित होना माना जाता है। अब हम आ जाते हैं 24 क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन।
उसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक पूंजीगत परिसंपत्ति निम्नलिखित के द्वारा अंतरित की जा सकेगी। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। विक्रय का विनिमय ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अनिवार्य अर्जन, सी ऑप्शन ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति में किसी अधिकार का संबंध। 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। आयकर अधिनियम के विनिश्चय या एक देश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, इसका सी ऑप्शन सही है। अपील सहायक कमिश्नर या कमिश्नर अपीले को आदेश की प्रकृति पर निर्भर रूप से एक अपील दाखिल कर सकता है। आयकर अधिकारी के विनिश्चय या एक आदेश से व्यक्ति को कोई व्यक्ति, इसका सी ऑप्शन सही है। अपीली सहायक कमिश्नर या कमिश्नर अपीले को आदेश की प्रकृति पर निर्भर रूप से एक अपील दाखिल कर सकता है। 26 क्वेश्चन में देख लेते हैं। संपदा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन शुद्ध है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी कथन शुद्ध है। ए ऑप्शन 26 होगा। ए ऑप्शन पढ़ते हैं कौन कौन सही, मतलब ए बी सी तीनों सही हैं, तो उनको हम एक एक पढ़ लेते हैं। यह व्यक्तिगत कंपनियां एक हिंदू अभिभावक परिवार से मूल्यांकन तिथि को शुद्ध संपदा पर वार्षिक रूप से उद्ग्रहित की जाती है। इसका बी ऑप्शन है। यह प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभारित की जाती है। सी ऑप्शन है। 1 अप्रैल 1943 से धनराशि जिसके द्वारा शुद्ध संपदा रुपये 15 लाख रुपए के अधिक में होती है का 1% की दर से यह प्रभावित की जाती है। इसका डी ऑप्शन सही है। अब हम 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। व्यक्तिक्रम में एक निर्धारित एक व्यक्ति है जो अधिनियम के अधीन कोई कार्य करने के लिए जिम्मेदार है किंतु इसको करने में असफल रहता है। इसका बी ऑप्शन सही है, शुद्ध अभिकथन। ये शुद्ध अभिकथन है। 27 का जो क्वेश्चन है शुद्ध है। 28 नंबर में हम देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की किस धारा में के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? धारा डी, धारा 60 से 65। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही होगा डी, धारा 60 से 65 में इसको आय अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल किया गया है, धारा 60 से 65 में। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द व्यक्ति, शब्द जो है शब्द व्यक्ति सम्मिलित करता है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी में एक व्यक्तित्व, एक हिंदू अभिव्यक्त परिवार, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तिकों का एक निकाय चाहे नियमित हो या नहीं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर, आयकर अधिनियम की धारा निम्नलिखित 50 निम्नलिखित मामलों में पूंजीगत लाभ की संगणक हेतु विशेष प्रावधानित करती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांछनीय परिसंपत्तियाँ। और 31 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है आयकर अधिनियम के अर्थांतर्गत, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त का प्रत्येक अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर, चालू निर्धारण वर्ष 2020 से 22 के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष है। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, 1/4/2019 से 20/3/2020 तक। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं के अंतरण में व्युत्पन्न पूंजीगत लाभ को अल्पावधि पूंजीगत लाभ कहा जाता है। ए ऑप्शन 33 का ऑप्शन ए सही है, अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है। अल्पावधि पूंजीगत संपत्ति कहा जाता है, परिसंपत्ति कहा जाता है। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि कार्य उपकरण और औजार संपदा कर से छूट प्राप्त नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है, अशुद्ध अभिकथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। यदि एक निर्धारित के प्रति भुगतान करना है तो उसका कुल आय से कटौती किया जाना अनुज्ञात है। उपरोक्त का प्रतीक राष्ट्रीय ए नंबर है राष्ट्रीय बचत योजना जमा, बी नंबर है चिकित्सा बीमा प्रीमियम, सी नंबर है कतिपय निधि या पूर्त संस्थाएं इत्यादि को अनुदान। ऑप्शन डी उपरोक्त का प्रतीक डी ऑप्शन। 36 में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति के से एक निर्धारित तथा द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति तात्पर्य है, चाहे व्यापार या वृत्ति से संबंधित हो या नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, सत्य, मतलब यह कथन सत्य है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर मूल्य संवर्धी कर वैट ने भारत में विद्यमान बिक्री कर तंत्र को बदल दिया। ए ऑप्शन यह कथन शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 यदि एक निर्धारित परिसंपत्तियों का अंतरण को करता है तो यह कोई अंतरण नहीं है और ऐसी संपत्ति का मूल्य अंतरण निर्धारित की शुद्ध संपदा में सम्मिलित किए जाने योग्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई एक। सम्यक प्रतिफल के लिए अन्यथा पत्नी, सम्यक प्रतिफल के लिए अन्यथा अल्पवयस्क बच्चा, पुत्र की पत्नी या पुत्र अल्पवयस्क बच्चा को सम्यक प्रतिफल देने से अन्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 क्वेश्चन नंबर है। कृषि आय को चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर सही होगा। कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त भवन से आय, प्रयोजनार्थ प्रयुक्त भवन से आय। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्यक कर अधिकारी या अपीली सहायक कमिश्नरी या कमिश्नर अपीलों का एक विनिश्चय अपीली अधिकरण के समक्ष चुनौती योग्य है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आंशिक रूप से शुद्ध, क्योंकि केवल एएसी या कमिश्नर अपीलों का विनिश्चय अपीली अधिकार के समक्ष चुनौती दिए जाने योग्य है, डब्ल्यूटीओ का नहीं। एएसी कमिश्नर अपीले का विनिश्चय अपीली अधिकार के समक्ष चुनौती दिए जाने योग्य है, डब्ल्यूटीओ का नहीं। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो टैक्सेशन लॉ के हम 40 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चनों से लाभ मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन पीसीएसजे, टैक्सेशन लॉ, एलएलबी और अन्य छात्र इनके बारे में जानकारी क्वेश्चनों को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग दिस माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम अगले वीडियो पार्ट 2 में डालेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।